तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर होने वाला है ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। ठीक है, हमने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था पिछले लेक्चर में और उसके आगे हम चलेंगे किस पर, बोहर मॉडल पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं किसको, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल में हमने पढ़ा था कि जो एटम होता है वो एक स्फेरिकल होता है और उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और ऑर्बिट में क्या रिवॉल्व करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स, और उसका जो मतलब मोस्ट ऑफ पार्ट होता है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है। हमने ये पढ़ा था। अब यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक आएंगे, जो कि पहला ड्रॉबैक क्या होगा इसमें, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन आपका ऑर्बिट में प्रेजेंट है, जो रिवॉल्व कर रहा है उसके ऑर्बिट में, मतलब सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन, और ऑर्बिट में कौन था, इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, उसमें रिवॉल्व कर रहा था। ठीक है, तो उसकी स्टेबिलिटी का इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। दूसरा ड्रॉबैक इसमें आ गया एटॉमिक स्पेक्ट्रा। भाई जब इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाएगा या दूसरी ऑर्बिट से एक ऑर्बिट में आएगा तो वहां पे क्या होगा, उसमें स्पेक्ट्रम आएंगे, कलर निकलेंगे, है ना, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। थर्ड की अगर हम बात करें तो वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, की किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो भी इसका एक बहुत बड़ा फेलियर है। ठीक है, क्योंकि पहला पॉइंट अगर मैं आपसे बताऊं तो भाई यहाँ पे ऑर्बिट भी फिक्स नहीं थी। जो रदरफोर्ड वाला मॉडल है उसमें यह भी फिक्स नहीं था कि इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिट में होगा, उन्होंने केवल ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो उसकी ऑर्बिट में होगा। क्लियर है, चलिए वन बाय वन करके हम इनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या था हमारा ड्रॉबैक में, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या पॉइंट है बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ये न्यूक्लियस है, सेंटर है, और ये इसकी क्या हो गई, ऑर्बिट हो गई, और यहाँ पर क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है जो कि एक प्लेनेट की तरह, उसमें जैसे सन के अराउंड में प्लैनेट्स घूमते हैं, है ना, वैसा ही इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में, है ना। तो उसी की कंपैरिजन से हमने इसमें पढ़ा। पहला पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज्ड वेयर एज प्लैनेट्स आर अनचार्ज्ड। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चार्ज पार्टिकल हैं, बट प्लैनेट्स जो हैं वो क्या होते हैं, अनचार्ज पार्टिकल होते हैं। भाई आपने पढ़ा है सोलर सिस्टम में कि जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं, सब पढ़ा है ना। तो यहाँ पर भी सेम उसी की कॉपी इसको बताया गया कि जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो एक जो सौर सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम, उसकी तरह वर्क करता है। इलेक्ट्रॉन्स उसकी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल है, वेयर एज जो हमारा प्लैनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनचार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करेंगे वो क्या है, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल। मैक्सवेल की एक थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। चार्ज पार्टिकल्स व्हेन एक्सीलरेटेड, जब चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करते हैं, शुड इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो वो क्या इमिट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी इमिट करते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें था द ऑर्बिट विल दस कंटिन्यू टू श्रिंक। जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता रहेगा, रिवॉल्व करते टाइम पर उसकी एनर्जी लूज होगी, और एनर्जी लूज होने के बाद में बेटा ये जो इसकी ऑर्बिट होगी वो श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, और सिकुड़ करके कहां चला जाएगा, वो न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, यहाँ से 10⁻⁸ सेकेंड। ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में जाने में कितना टाइम लगेगा बेटा, इसमें 10⁻⁸ सेकेंड। कितना, 10⁻⁸ सेकेंड में इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट से कहां चला जाएगा, न्यूक्लियस में चला जाएगा। सही है, तो पहला पॉइंट क्या था इसमें कि इलेक्ट्रॉन्स की वो स्टेबिलिटी को इसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्लियर है, उसके बाद दूसरे पॉइंट की ओर चलेंगे हम। सेकंड पॉइंट यहां पर क्या है हमारा बच्चों, सेकंड पॉइंट था एटॉमिक स्पेक्ट्रा। भाई ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हमारे पास रियल स्पेक्ट्रा ये आते हैं, और उन्होंने थियोरेटिकली ये बता दिया, जो कि हमने 10th में भी पढ़ा था, किसमें, ह्यूमन आई में, है ना। तो वही सेम कलर वी से रेड तक, ठीक है, विव और कलर इसको बोल सकते हैं। और अकॉर्डिंग, इसमें आगे क्या बोला, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कंटिन्यूअसली क्या करता है बच्चों, एनर्जी को इमिट करता है। क्या करता है बच्चों, वो उसको इमिट करता है, किसको, एनर्जी को। क्लियर है, उसके बाद इसमें आगे क्या बोला, थर्ड पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाई, कितने इलेक्ट्रॉन्स कहां पर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उसकी भी एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं थी। क्लियर है, तो तीन बहुत बड़े इसके ड्रॉबैक रहे। अब यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया रदरफोर्ड का मॉडल जो कि हम अभी पढ़ के आए हैं। भाई रदरफोर्ड ने क्या बताया, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन है, और ऑर्बिट है, ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। बट बोहर का मॉडल जो था उसमें भी यही बताया गया कि सेंटर में कौन है, न्यूक्लियस, और उसमें प्रोटॉन है।
बट उसमें मल्टीपल ऑर्बिट है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहे हैं। और उस उन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी चेंज आ रही थी वो किसके इक्वल थी, एच न्यू के। एच क्या है यहाँ पे, प्लांक कांस्टेंट, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। और बेटा ये जो n इक्वल टू 1 2 3 ये जो आपको गिवन है इसमें ये ऑर्बिट का नंबर है। n1 है तो फर्स्ट ऑर्बिट, n2 है तो सेकंड ऑर्बिट, n3 है थर्ड ऑर्बिट। क्लियर है बेटा इसमें, ओके। उसके बाद अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। टॉपिक क्या है बच्चों इसमें, डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोहर मॉडल्स। अब हम किसकी ओर चल रहे हैं इसमें, बोहर मॉडल की ओर चल रहे हैं। ठीक है, बोहर मॉडल में कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस मॉडल को हमें 4 पार्ट में पढ़ना है। किस किस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ना है, प्लांक क्वांटम थ्योरी में पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, देन एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ना है। ठीक है, तो 4 इसके पार्ट हमें पढ़ने हैं, 4 इसके पार्ट होने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हम इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है बच्चों वो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आपको दिख रहा होगा ये किसका यहाँ पर शेप दिया है, किसका डायग्राम है, सन का है। और ये क्या है बच्चों इसमें, अर्थ। ठीक है, तो जब सन से इस पर रेज आती है, अल्ट्रावायलेट रेज आती है या लाइट आती है, तो वो किस फॉर्म में आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में आती है। किस फॉर्म में आती है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, ठीक है, इसके बारे में समझ लेते हैं हम। देखिए बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वेव नेचर, पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, पहला पॉइंट हम इसमें पढ़ने वाले हैं वेव नेचर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो वहां पर हमारी अर्थ पर आ रही है, किसके द्वारा, सन के द्वारा, उसमें हम पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसमें वेव नेचर पढ़ेंगे, जो कि किनके द्वारा गिवन है, जेम्स मैक्सवेल के द्वारा गिवन है। सपोज करो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारी जेड एक्सिस है। तो जो हमारा वेव नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वहां पे एक फील्ड काम करता है, एक नहीं 2 फील्ड काम करते हैं, जो कि कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा होता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे ये जो दोनों फील्ड हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑक्सीलेट करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑक्सीलेट करते हैं। आपको दिख रहा होगा ये कौन सा फील्ड यहाँ पर दिखाया गया इन्होंने, क्या दिखाया इन्होंने, ये दिखाया इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो परपेंडिकुलर वाला पार्ट है ये क्या दिखाया, ये दिखाया मैग्नेटिक फील्ड। क्या है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, एक दूसरे के क्या होंगे, ये परपेंडिकुलर, और ये ऑक्सीलेट करेंगे। क्लियर है, ठीक है, ये होता है इसका वेव नेचर। अब इसमें कुछ पार्ट्स हैं, जैसा कि पहला मतलब इसमें कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑक्सीलेट जो कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, वो कैसे कर रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलर कर रहे हैं। मतलब कि आगे बोला इन्होंने प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स, यहाँ पे जो प्रोपेगेशन हो रहा है वेव्स का वो भी क्या है, परपेंडिकुलर, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के। जो प्रोपेगेशन है वेव का वो भी क्या है, वो भी परपेंडिकुलर है, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के। सेकंड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, इनको किसी भी मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है बच्चों। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, स्पीड क्या होती है यहाँ पर इन वेव की, स्पीड होती है लाइट के इक्वल, जो कि कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या होगा, उन वेव की स्पीड होगी। क्लियर है। और इन वेव्स को किसी भी मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती है। क्लियर, ओके। अब यहाँ पे पॉइंट है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब ये देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उनके ही कुछ पार्ट्स हैं, जो रेज हैं उनके ही कुछ रेज हैं। कौन कौन से, गामा रेज हो गया, एक्स रेज हो गया, अल्ट्रावायलेट रेज हो गया, इंफ्रारेड रेज हो गया, माइक्रोवेव रेज हो जाएगा, एफएम रेज हो जाएगा, एएम रेज हो जाएगा, और लॉन्ग रेडियो वेव्स रेज हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें होता क्या है बच्चों, इसमें यह होता है कि जो हमारे जो ये रेज हैं, ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर वेवलेंथ की, किसकी बात करूं, वेवलेंथ की, तो बेटा वेवलेंथ में तो ये ऑर्डर किसके, ये ऑर्डर जो होता है ये इंक्रीज ऑर्डर में लगा होता है। मतलब सबसे कम अगर मैं लैम्डा की बात करूं तो सबसे कम किस पे होगा, वो होगा गामा रेज पर। ठीक है। और लैम्डा सबसे मैक्सिमम कहां पे होगा, ये होगा लॉन्ग रेडियो वेव पर होगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा फ्रीक्वेंसी की,
फ्रीक्वेंसी सबसे कम कहां पे होगी, सबसे कम तुम्हारी होगी, देखो यहाँ पे क्या बताया अभी आपको कि लैम्डा में जो मतलब जो वेवलेंथ होता है वो उसका इंक्रीज ऑर्डर होता है। इंक्रीज ऑर्डर मींस भाई सबसे कम वेवलेंथ यहाँ पे होगा, सबसे ज्यादा वेवलेंथ यहाँ पर होगा। क्लियर है, कम यहाँ ज्यादा यहाँ, ठीक है। बट फ्रीक्वेंसी में अपोजिट होता है, फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, मैक्सिमम यहाँ होगा तो मिनिमम आपका यहाँ हो जाएगा। क्लियर है, तो मैक्सिमम कहाँ होगा बच्चों, मैक्सिमम जो आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो कहाँ पे होगी, वो आपकी होगी गामा रेज पर। कहाँ होगी, गामा रेज पर होगी। और जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी बच्चों, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ होगी आपकी, लॉन्ग लॉन्ग रेडियो वेव, ठीक है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, फ्रीक्वेंसी इधर को क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। बट जो हमारा वेवलेंथ है वो इधर को क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे हम, पॉइंट हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तीन पार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं इसको, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वाटर की वेव का एक डायग्राम बना के दिखाया हुआ है। आपने देखा होगा वाटर में जब कोई भी चीज फेंकी जाती है, थ्रो करते हैं, तो वहां पर बहुत सारी वेव जनरेट हो जाती है, होती है, वही डायग्राम है ये, ठीक है। अब इसमें तीनों पॉइंट को हमें कवर करना है कि वेवलेंथ क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी क्या है और वेव नंबर क्या होता है, ठीक है। क्लियर है, चलते हैं आगे। पहला टॉपिक देख लेते हैं, क्या है बच्चों, वेवलेंथ। तो जो दो क्रेस्ट होते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं इसको, जो ये ऑक्सीलेशन हो रहा है, ठीक है, ये ऊपर का जो साइड है ऊपर वाली, ये क्या है, हमारी क्रेस्ट है, ठीक है। तो ये जो क्रेस्ट है, दो क्रेस्ट को मिलाने वाली जो डिस्टेंस है वो क्या होती है बच्चों, इसकी वेवलेंथ होती है। क्या होती है, वेवलेंथ। क्लियर। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, और हाँ इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट और थ्रो, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। मतलब दो क्रेस्ट या दो थ्रो की जो डिस्टेंस है वही क्या है हमारा, लैम्डा। यूनिट क्या है इसका, मीटर। इसके बाद आगे चलेंगे, अगला पॉइंट क्या था हमारा, फ्रीक्वेंसी। क्या पॉइंट था बच्चों, फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय न्यू। ये क्या होती है, ये होती है नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। पर सेकेंड कितनी नंबर ऑफ वेव्स उसमें जनरेट हो रही है, वो क्या होती है बच्चों, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और इसकी ऐसा यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज। क्या होती है, हर्ट्ज। इसके बाद थर्ड पॉइंट पर चलेंगे। थर्ड पॉइंट पर चलने से पहले एक चीज समझ लीजिए, देखो ये हमारी एक्स एक्सिस थी और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव था, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया ऊपर वाला पार्ट क्रेस्ट, नीचे वाला पार्ट क्या होता है, इसका थ्रो होता है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, एम्पलीट्यूड होगी। और ये वाली डिस्टेंस आपकी क्या होगी, वेवलेंथ होगी। और अगर यहाँ से स्पीड निकालेंगे बच्चों, स्पीड जो होती है आपकी वो क्या, किसके मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगी, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। किसके इक्वल होगी, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, दैट इज सी। सी क्या है, स्पीड है भाई, जो हमारा पार्टिकल है जो स्पीड से मूव कर रहा है उसकी स्पीड अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो बेटा वो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। क्लियर। उसके बाद लास्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका हम। लास्ट पॉइंट क्या है बच्चों, वेव नंबर, जो कि डिनोट करते हैं किससे डिनोट करते हैं बच्चों, इसको डिनोट करते हैं न्यू बार से। क्या बोलेंगे इसको, न्यू बार। और ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो ये किसके रेसिप्रोकल होता है, वेवलेंथ के रेसिप्रोकल होता है, मतलब 1/लैम्डा। और इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, मीटर इनवर्स। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए, ठीक है।